तो चलिए दोस्त, आज हम लोग 20 के दांत कहानी के जो क्वेश्चन आंसर है उसको कराने का प्रयास करते हैं। और आप लोग एकदम इत्मीनान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में वीवीआई क्वेश्चन है जो परीक्षा में वही आएगा। जो लास्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में आने वाला है। ये एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लास्ट में 2 क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वो 2 क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्योंकि वही 2 क्वेश्चन जो है आपके मैट्रिक बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसको जरूर देखिएगा, लास्ट में 2 क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मैंने इस कहानी का सारांश पूछा है, क्या इसकी सार्थकता है, तो वही पहला क्वेश्चन है। देखिए, मैं बता देता हूं कि इस कहानी में यह व्यंग्यात्मक कहानी है, आलोचनात्मक कहानी है। तो इसमें अमीरी और गरीबी के बीच के रिश्ते को दिखाया गया है और इसमें अमीरी पर व्यंग किया गया है। किस तरह से अमीर गरीबों को सताते हैं, इसी पर व्यंग किया गया है। आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए आंसर क्या है इसका। पहला है कि प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया है। इसमें गरीबों पर अमीरों की शोषण, गरीबों पर अमीरों की अत्याचार, अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला गया है। 20 के दांत शीर्षक कहानी, 20 के दांत शीर्षक कहानी जो है, 20 के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई गई है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जब झोपड़ी और महलों के बीच की लड़ाई होती है तो अक्सर महल वाले जीत जाते हैं, लेकिन इस कहानी में महल वाले का हार दिखाया गया है। अमीरों की मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो 2 दांत टूट जाते हैं, वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर अनेक अत्याचार का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़ करके मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है, वह समाज के जाने कितने गिरधर लाल के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मेरे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्या है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इस कहानी के अंदर थोड़ा सा लिंग भेद को भी दर्शाया गया है। किस तरह लड़कियों पर घर में पाबंदियां लगाई जा रही है और लड़कों को खुले छूट दे दिया जा रहा है। इस कहानी में थोड़ा सा इस पर भी दृष्टिपात किया गया है। तो इसमें नजर दौड़ाने की बात है, ध्यान देने की बात है कि सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी। सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़की थी और 5 लड़की का नाम याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए 5 लड़की में से पहला जो लड़की थी, पहली लड़की का क्या नाम है, देखिए पहली लड़की जो है सीमा है, दूसरी लड़की जो है रजनी है, आलो है, शेफाली है और 5वीं लड़की का नाम आरती है।
तो कौन कौन है, फिर एक बार देख लीजिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। बहुत सुंदर नाम है इन लोगों का। सबसे छोटा लड़का था कासू। उसके घर में सबसे छोटा एक लड़का था जो काफी शरारती लड़का था, जिसका नाम था कासू। कासू बाबू प्यार से खोखा कहते थे। कासू बाबू को लोग प्यार से क्या कहते थे, खोखा कहते थे। और ये बांग्ला भाषा में लड़का को खोखा कहा जाता है और लड़की को खोखी कहा जाता है। सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियों के ऊपर काफी अनुशासन था। लड़का सबसे छोटा था और उसका बहुत बाद में था, छोटा था और उसका बहुत बाद में था। इसी कारण से लड़के के प्रति मोह होना स्वाभाविक था। लड़का के ऊपर अनुशासन का बंधन बहुत ही ढीला था। कहने का मतलब यह हुआ, क्वेश्चन का सीधा कहने का अर्थ है, आंसर तो दिया ही है, आप लोग उसको बड़ी बारीकी से पढ़िएगा। इसमें लड़के को खुला छूट दे दिया गया है और जो 5 लड़कियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, जो लड़की है, इनको घर में कैद करके रखा गया है। इनको छूट नहीं दिया गया है, पाबंदियां लगाई गई है। और ये आज भी हमारे समाज के अंदर ये बुराई देखने को मिलती है। इसलिए मैं कहूँगा कि लड़कियों को एक बार छूट दीजिए, घूमने दीजिए, पढ़ने दीजिए और उसको उसके पंख को खोलिए। निश्चित तौर पर वह उड़ान भरेगी और ऊंचाई तक पहुंचनेगी। आज देश के देख लीजिए, देश के सबसे ऊंचे पदों पर जो भारत के पहला नागरिक होता है, उस पद पर भी एक महिला ही उस पद को शोभा बढ़ा रही है, द्रौपदी मुर्मू। चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो और चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं कम नहीं है। बशर्ते की जरूरत इस बात की है कि उसको केवल छूट दिया जाए, उनके पंखों को खोल दिया जाए, उनको पंखों को छोड़ो, उड़ान भरने दो। तब देखिए इनकी ऊंचाइयों को, बस कैद करके ना रखा जाए महिलाओं को, तब ये और ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। आगे क्वेश्चन है 3 नंबर, तीसरा है क्वेश्चन कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। अभी हाल में उन्होंने एक नई कार खरीदी थी। सेन साहब को इसमें अमीर दिखलाया गया है इस कहानी में, और सेन साहब अमीर है भी है, इस कहानी में बताया गया है। और वो एक नई काली कार खरीदे हुए हैं और वह अपने बंगले के बरामदे में उस कार को लगाए हुए हैं। देखिए क्या क्या कार का कैसे वह व्याख्या कर रहे हैं। कार का जबरदस्त बड़ाई कर रहे हैं सेन साहब। किसी को गाड़ी के पास भटकने नहीं देते थे, बड़ी गाड़ी से प्यार करते थे सेन साहब जी। वो गाड़ी के आसपास किसी को नहीं भटकने देते थे। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर पर शामत आ जाती थी। उनके लड़कियों से मोटर की चमक धमक का कोई खास खतरा नहीं था। मैंने लड़की तो घर में रहती तो बाहर निकलती नहीं थी, तो बस लड़कियों से कोई खास मतलब ही नहीं था। अरे उसको क्या मतलब है, वो तो गाड़ी पाड़ी के फेरा में लड़की रहती नहीं है। लो बस उसको थोड़ा सा घर में दे दीजिए खिलौना सेलौना, मेकअप सेकअप के सामान, ये रंग लगी लो, बार और ऐसे लटका लगी लो, बस इतने में वो व्यस्त रहती है। लोग जानबे करते हैं लड़की का 2-4 गो मोबाइल ले लेगी लोग, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पर रील उल देखते रहेगी लोग घर में, लांगा सांगा ये सब देखने में, छोरो रंगने में सब व्यस्त रहती है लोग। तो उन लोगों को मतलब नहीं, बाहर निकलती नहीं है उतना, लेकिन अंदर अंदर वो बहुत कुछ कर देती है लोग, ध्यान रखिएगा। तो उनके लड़कियों से मोटर की चमक दमक का कोई खास खतरा नहीं था। लेकिन खोखा सबसे छोटा लड़का था, वह बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा कौन था? तो आंखों का तारा जो था वह खोखा था। इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। और दरअसल बात यह थी कि खोखा का आविर्भाव तब बहुत हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का जैसा अपवाद था और इसीलिए
यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। इसलिए मोटर को कोई खतरा था तो केवल खोखा से ही था। घर में मोटर संबंधी नियम हो या अन्य मामले, उसके लिए सिद्धांत बदल जाते थे। देखिए, लड़की कुछ भी गलती थी लो तो उसके लिए गलती हो जाता था, लेकिन वही काम उस घर के अंदर अगर खोखा कर देता था तो उसके लिए सारे नियम भी बदल दिए जाते थे। खोखा एक अजब ही अपवाद था भाई। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं धड़ाधड़। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि सेन दंपति जो है क्या कह रहे हैं कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। माने कैसी शिक्षा देने की बात की जा रही है खोखा को। सेन दंपति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावना देख रहे थे। याद रखिएगा, इंजीनियर बनने की उसमें भावना को पूरी नजर से देख रहे थे। उन्होंने उसके शिक्षा के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। ये बात कहते हैं कि उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो कह रहे हैं कि कोई बढ़ई है तो उसको घर पर बुला देते थे और उसी से काम करवाते थे ताकि लड़का का हाथ ठोकने ठेठाने में हाथ आसानी से बैठ जाए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रसंग व्याख्या कीजिए। व्याख्या क्या करना है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। इसका व्याख्या कैसे करना है? देखिए व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियां नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। यह संदर्भ सेन परिवार में पाली पोसी जाने वाली लड़कियों की चारित्रिक विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेन परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है। सेन परिवार जो है मध्यम वर्गीय परिवार है, जहां की जीवन शैली कृत्रिमताओं से भरी हुई है। सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज के साथ जीना सिखाया जाता है। सेन परिवार में लड़कियों को तहजीब और तमीज से जीने के लिए सिखाया जाता है। शरारत करने की छूट नहीं। वे स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकती, जबकि बच्चा के लिए कोई पाबंदी नहीं है। सेन दंपति ने लड़कियों को यह नहीं सिखाया है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। ये नहीं सिखाया गया है कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये तालीम दी गई है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए, यही बातें उसको सिखाया गया है इन लड़कियों को। जबकि बात ये भी सिखानी चाहिए कि तुमको आगे बढ़कर के क्या क्या करना जरूरी है। बात यहाँ है, लड़कियों को छूट दीजिए भाई, तब जाकर के लड़की आगे बढ़ सकती है। लड़कियों से आखिर भेदभाव क्यों करते हैं आप लोग? इसकी सीख दी गई है। इस प्रकार सेन परिवार में लड़कियों के प्रति दोहरी मानसिकता काम कर रही है, जहां लड़कियां अनुशासन, तहजीब और तमीज के बीच जी रही है, वहां खोखा सर्वत्र स्वतंत्र है। इस लड़का लड़की के साथ दोहरा व्यवहार विकास परिवार और समाज के लिए घातक है। अतः लड़का लड़की के बीच नस्लीय भेदभाव न पैदा कर उसमें समानता का विस्तार करना चाहिए। बात सही कहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार से लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक अच्छे समाज का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो लड़के और लड़कियों में लिंग भेद करना छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ठीक है, सिद्धांत को भी इन्होंने
बदल दिया था। कैसे सिद्धांत बदल देते हैं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत नामक कहानी से ली गई है। इस कहानी के रचयिता आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ये कहना ऐसे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक 20 के दांत से ली गई है, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। यह पंक्ति सेन परिवार के लाडले बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। यह जो पंक्ति है सेन साहब के लाडले परिवार से संबंधित है, लाडले से संबंधित है, बेटे के जीवन प्रसंग से संबंधित है। कहानीकार ने इस पंक्ति के माध्यम से, कहानीकार जो है इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने की चेष्टा किया है कि सेन परिवार एक मध्यम वर्गीय सफेद पोष परिवार है। यहाँ कृत्रिमता का भी बोलबाला है। नकली जीवन के बीच जीते हुए सेन परिवार अपने बच्चों के प्रति भी दोहरा भाव रखता है। ये सेन परिवार जो है अपने बच्चों के प्रति दोहरा भेदभाव रखते हैं, दोहरा चरित्र रखते हैं। सेन परिवार का बेटा शरारती स्वभाव का है। वह बुढ़ापे में पैदा हुआ है, इसी कारण सबका लाडला है। उसके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा में कोई पाबंदी अनुशासन नहीं है। वह बेलौस जीने के लिए स्वतंत्र है। उसके लिए सारे नीति नियम शिथिल कर दिए गए थे। वह इतना उच्छृंखल था कि उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भी सेन दंपति विपरीत भाव से देखते थे और उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। सेन दंपति बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी कारण ट्रेनिंग भी वैसे ही दिलवा रहे थे। उसे किंडरगार्टन स्कूल की शिक्षा न देकर के कारखानों में बढ़ई मिस्त्री के साथ लोहा पीटने, ठोकने आदि के संबंधित काम सिखाया जाता था। औजारों से परिचित कराया जाता था। इस प्रकार सेन परिवार अपने शरारती बेटे के स्वभाव के अनुरूप ही शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी और अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। ये रहा। चलिए अब आगे देखते हैं। बीस के दांत। ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। देखिए, ऐसे लड़के ही गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। व्याख्या देख लिया। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इसका रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा। ये अगर व्याख्या पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर व्याख्या पूछेगा तो इतना बात सब में लिखना है। अगर इससे संबंधित तो कुछ भी पूछ ले व्याख्या से, तो ये इतना बात प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है। इसका रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति का प्रसंग गिरधारी के बेटे मदन के साथ जुड़ा हुआ है। गिरधर लाल के बेटे मदन से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है कि सेन की गाड़ी के पास मदन खड़ा होकर के गाड़ी को छू रहा था। जब शोफर ने उसे ऐसा करने से मना किया तो वह शोफर को मारने दौड़ा, लेकिन गिरधारी की पत्नी ने बेटे को संभाल लिया और ड्राइवर ने मदन को धक्के दे करके नीचे गिरा दिया था, जिससे मदन का घुटना फूट गया था। शरारत की चर्चा ड्राइवर ने सेन साहब से की थी। इसी बात पर सेन साहब काफी क्रोधित हुए थे और गिरधारी को अपनी फैक्ट्री से
अपने फैक्ट्री से बुलवा करके डांटते हुए कहा था कि देखो गिरधारी, आजकल मदन बहुत शौक हो गया है, मैं तो तुम्हारी भलाई ही चाहता हूँ। गाड़ी गंदा करने से मना करने पर वह ड्राइवर को मारने दौड़ पड़ा था और मेरे सामने भी वह डरने के बदले ड्राइवर की ओर मारने के लिए झपट रहा था। देखो, यह लक्षण अच्छा नहीं है। ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधारी लाल तो जी हाँ कहने लगा। ऐसी सीख देते हुए सेन साहब गिरधारी लाल को बच्चे को संभालने और शरारत छोड़ने की सीख देते हुए चले गए। यह प्रसंग उसी वक्त का है। इन पंक्तियों में सेन की चरित्र के दोगलेपन की झलक साफ साफ दिखती है। एक तरफ अपने अनुशासनहीन बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना पालने वाले सेन को उसकी बुराई नजर नहीं आती, लेकिन दूसरी ओर गिरधारी लाल के बेटे में उड़ता और शरारत दिखाई पड़ती है। उदंडता और शरारत दिखाई पड़ती है। यह उस मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन चरित्र की सही तस्वीर है। अपने बेटे की प्रशंसा करते हैं, भले वह कुलनाशक है, लेकिन निर्धन निर्बल गिरधारी लाल के बेटे में कुलक्षण ही उन्हें दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर कितना गरीबी और अमीरी को कितने बारीकी से चित्रण किए हैं नलिन बिलोचन शर्मा ने। इस पंक्ति के माध्यम से बताया है कि देखिए, जो सेन साहब अमीर व्यक्ति हैं, उसको अपने बेटे के अंदर कोई बुराई नहीं नजर आती है, लेकिन एक गरीब निर्बल असहाय के बेटे में हर बुराइयां नजर आती है और यही समाज की सच्चाई भी है। देखिए, हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इसका व्याख्या कीजिए, प्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के 20 के दांत नामक कहानी से ली गई है, जिसके रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है। आगे देखिए, आगे कि यह प्रसंग उस समय की है जब सेन दंपति का बेटा दूसरे दिन शाम के वक्त बंगले के अहाते के बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन माने कि गिरधारी लाल का बेटा आवारागर्द लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी भी तबीयत लट्टू नचाने के लिए ललच गई। और खोखा तो बड़े घर का था, यानी वह हंसों की जमात का था, जबकि मदन और वे लड़के निम्न मध्यम वर्गीय दलित शोषित थे, जिन्हें कौओं से संबोधित किया गया है। इसी सामाजिक भेदभाव के कारण कहा गया कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यानी कहने का भाव यह है कि खोखा जो अमीर सेन परिवार का वंशज है, गरीबों के खेल में शामिल होकर के खेलों के लिए ललक गया, किंतु यह संभव न हो सका, क्योंकि पहले दिन उसके पिता ने उसे और उसकी मां के साथ पिता को भी प्रताड़ित किया गया था और उसने अपने अपमान का यादगार छूटते ही खोखा से कहा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, यहाँ तेरा लट्टू नहीं है, जा अपने बाप की मोटर पे बैठ। इतना बात कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इस पंक्ति के द्वारा कहानीकार सामाजिक समानता और भेदभाव और गैर बराबरी को दर्शाता है। यह जो पंक्ति है भेदभाव माने कि सामाजिक भेदभाव, सामाजिक समानता, भेदभाव, गैर बराबरी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह की उत्तर दिया। एक दिन की वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठकर गपशप कर रहे थे।
उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार निवेश थे और वे सेन के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देख करके उसकी कुछ तारीफ कर दी और सेन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। और वे ही बातें दोहरा करके थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह इंटेलिजेंट जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के श्रेष्ठ और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर बैठ गए, मने ऐंठ कर रह गए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो देखिए, कहानीकार ड्राइवर के रूप में सामंती मानसिकता को दिखाया है और मदन एक गरीब का बच्चा है और उसके सिर्फ मोटर को स्पर्श करने पर उसे धकेल दिया गया, जिस कारण उसे चोट आ गया। और सामंती मानसिकता और एक गरीब के व्यवहार की ओर कहानीकार बसा रहे हैं। माने ये जो सामंतियों का मानसिकता होता है गरीबों के प्रति, वही चीज इसमें दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था कासू द्वारा मदन से लड्डू मांगना। मदन देने से इनकार करता है, कासू मारता है, फिर मदन भी मारता है। लेखक इस प्रसंग के द्वारा दिखाना चाहता है कि बच्चे में सामंती मानसिकता का भय नहीं होता, बाद में चाहे जो हो जाए। जो भी बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे दुनिया के सुप्रीम पावर होते हैं, बच्चे भगवान होते हैं, बच्चे से बढ़कर के कोई नहीं होते हैं, ठीक ना। दुनिया का अगर सबसे सुप्रीम पावर कोई है तो वह बच्चा ही होता है, बच्चा से बढ़कर कोई नहीं होता है। बच्चा को क्या पता कि कौन सामंती विचारधारा का है, कौन समानता के चाहने वाले लोग हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है। क्या जाति पात होते हैं उनको कुछ मतलब ही नहीं होता है। वे सब किसी से मिलजुल करके हंसते खेलते हैं, पढ़ते लिखते हैं और हंसी मजाक टिटौली करते रहते हैं। तो वही बात इसमें दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर के पुष्टि कीजिए। जब अपने ही लोग किसी को मदद करने लगते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी हार हो जाती है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को छूने भर के अपराध के लिए मदन केवल शोफर द्वारा घसीटा जाता है, अपितु बाप गिरधर द्वारा भी बेरहमी से पीटा जाता है। दूसरे दिन खोखा जब मदन की मंडली में लट्टू खेलने चला जाता है तो मदन का स्वाभिमान जाग उठता है और दोनों की लड़ाई बृहद रूप ले लेती है। खोखा और मदन की लड़ाई महल और झोपड़ी की लड़ाई का प्रतीक है। खोखा को मुंह की खानी पड़ती है। इस स्वाभिमान की झगड़ा में झोपड़ी वाले की जीत हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि झोपड़ी वाले महलों वाले के लड़ाई के बीच में हमेशा महलों वाले की जीत हो जाता है, लेकिन झोपड़ी वाले हार जाते हैं। लेकिन इस कहानी में झोपड़ी वाले को जीत को दर्शाया गया है। उनके स्वाभिमान और जो सच बोलने का हिम्मत है उसको इसमें दर्शाया गया है कि एक गरीब इंसान जो होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलता है, हमेशा सच बोलते हैं। उसमें स्वाभिमान होता है, उसके अंदर चारित्रिक गुण होता है। ये नहीं कि सामंतियों की तरह चारित्रिक गुण खत्म हो गया है, ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि रोज रोज अपने बेटे मदन के पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई
कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। रोज रोज जो मदन के पिताजी गिरधर थे उसको क्या करते थे, रोज पीटते थे, लेकिन ऐसा कौन सा दिन आ गया, क्या आ गया कि उस दिन उसको अपने सीने से लगा लेते हैं, कलेजे से चिपका लेते हैं। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था और उसके ही बंगले के अहाते में एक कोने में आउट हाउस में रहता था। सेन साहब द्वारा जब मदन की शिकायत की जाती तब गिरधर मदन की पिटाई करता था और गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवश था। लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करके उसके दांत तोड़ दिए, तब उसके पिता उल्लास और गर्व के साथ उसे शाबाशी देते हैं। जो काम वह स्वयं नहीं कर पाया था वह उसका पुत्र करके दिखा दिया था, इसलिए वह गौरवान्वित था और मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित प्रतिशोध का प्रतीक है। और उसके निर्भीकता से प्रभावित होकर के गिरधर ने उसे छाती से लगा लिया था। जो निर्भीकता और उसमें स्वाभिमानी था मदन में, उसको देख करके जो जीवन भर दंड सहते रहे, उसका क्या कहते हैं, गिरधर सेन साहब का जो दंश था वो जब तक काम किए तब तक उसको सहते रहे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि उसके खिलाफ बोलें। लेकिन जो उनके लड़के हैं मदन, वो तो अत्याचार के खिलाफ और निर्भीक होकर के सच बोलने का हिम्मत जुटाते हैं और जुटाता है, और तब वो बोलता है और उसको जवाब देता है और मार करके जो उसके 20 का दांत होता है, जो अमीरी के 20 के दांत था, वो मार करके क्या करता है, कासू तोड़ देता है। आगे है कि सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करे। तीनों का चरित्र चित्रण करना है, माने उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। देखिए, सेन साहब कहानी में सेन साहब प्रमुख पात्र हैं। जो सेन साहब है इस कहानी में 20 के दांत में प्रमुख पात्र हैं। नई उन्होंने गाड़ी खरीदी है, इसीलिए गाड़ी छाया से सब दूर रहे, खास करके खोखा खोखी। उसका कहना था कि गाड़ी के आसपास कोई नहीं रहेगा। सेन साहब में दिखावा बहुत अधिक है, अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं। अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के का प्रशंसा सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। सेन साहब सामंती मानसिकता के आदमी हैं, सामंती विचारधारा के लोग हैं। मदन का चरित्र क्या है? सेन साहब का एक कर्मचारी गिरधर है जो उनके अहाते में रहता है और मदन उसका लड़का है। लड़का साहसी और निर्भीक है, बाल सुलभ शरारत भी उसमें विद्यमान है। इसी कारण जब कासू उससे झगड़ा करता है तो मदन भी उसी के भाषा में जवाब देता है। चलिए अब आते हैं कासू का थोड़ा सा चरित्र चित्रण देखते हैं। कासू बाबू सेन साहब का एकमात्र सुपुत्र हैं। बहुत लाड प्यार के बहुत बिगड़ गया है, लाड प्यार के चलते वह बहुत बिगड़ गया है, शरारत करने में माहिर हो गया है। कहानी का नायक कासू है। इस कहानी का नायक है कौन है? कासू है। गिरधर लाल के देख लीजिए। गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है, उन्हीं के अहाते में रहता है। गिरधर बेहद सीधा और सरल कर्मचारी, यदा कदा इसे सेन साहब का गुस्सा झेलना भी पड़ता है और गिरधर मदन का पिता है। ये चरित्र चित्रण हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन सीधे सीधे कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वीडियो को आप लोग एकदम लास्ट तक देखिएगा और तभी जाकर के आपको 2 इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है 12 नंबर और 13 नंबर, ये जरूर क्वेश्चन देखिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा, तभी आपको फायदा हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है 12 नंबर कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिना पढ़े इसको मत जाइएगा। हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। नायक के संबंध में पुरानी कसौटी अब बदल चुकी है। पहले यह धारणा थी कि नायक वही हो सकता है
जो ऊंच कुलों उत्पन्न हो। पहले का यह धारणा था, पहले की यह मान्यता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन वह धारणा अब समाप्त हो गया। राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, बल्कि हर एक पढ़ने वाला व्यक्ति, मेहनत करने वाला व्यक्ति अब राजा बनेगा। गरीब का भी व्यक्ति अब लड़का राजा बनेगा। अब देखिए बदल चुकी है। पहले यह धारणा थी कि नायक वही हो सकता है जो उच्च कुलोत्पन्न हो, संस्कृति, सुशिक्षित, युवा तथा ललित कला प्रेमी हो। परंतु नायक के संबंध में ये शर्तें अब माने नहीं। कोई भी पात्र नायक पद का अधिकारी है यदि वह घटनाओं का संचालक है, सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है, जिसमें मदन का ही चरित्र है और जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरे कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखा का बीच के दांत उखाड़ने की अगर किसी में हिम्मत है, महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन की कहानी का नायक कहा जा सकता है। मदन को इस कहानी का नायक होना चाहिए। अगर हमसे पूछा जाता तो मैं सीधा सीधा जवाब देता कि इस कहानी का नायक मदन को होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस कहानी में उसको परोसा गया है, उसको दिखाया गया है, उसके साहस को, उसके निर्भीकता को, उसके गुण, उसके चरित्र को दिखाया गया है, सच बोलने की साहस जो उसमें है, इसलिए वह कहानी का क्या नायक चरितार्थ होता है, सिद्ध होता है। अतः निर्बाध रूप से हम कह सकते हैं कि मदन ही इस कहानी का असली नायक है और मदन को ही इस कहानी का नायक होना चाहिए। लेकिन इस कहानी का नायक कासू को बताया गया है। अगर मेरे से पूछा जाता तो हम मदन को नायक बनाते। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। देखिए, शुरू से ही कहानीकार ने, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, वो शुरू से ही इस पूरे कहानी में हर एक बात में व्यंग कर रहे हैं। किस पर? अमीरी पर व्यंग कर रहे हैं, सामंतियों पर व्यंग कर रहे हैं। पहला उसका व्यंग देखिए कि 5 लड़कियां तो तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूर्त ही है। यह पहला उदाहरण हुआ। दूसरा है, जैसे कोयल के घोंसले में से कब उड़ जाए, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख ले। ये व्यंग है, क्या कि सेन साहब की जो गाड़ी थी वह एकदम काली थी और उस पर यह व्यंग किए हुए हैं। तो ये रहा आज का प्रश्नोत्तरी सीरीज। कैसा लगा यह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर इसी तरह का वीडियो अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और उसका सारांश बताते हुए मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।